हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, जब 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट देखने वाला है, जो होगा आपका बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला के द्वारा, यानी कि बीसीडब्ल्यू के द्वारा आपका टेस्ट कराया जा रहा है। उसका हम लोग देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट नंबर आपका 7 होने वाला है ना कि ये आपका पार्ट 1 अब पार्ट 2 में आपका कंप्लीट कराया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में, यानी कि 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट होगा इस सेशन में। याद रखिएगा, वीडियो को 1.15x पे जरूर देखिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलता है प्रश्न नंबर 1 की ओर। उससे पहले अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 से। ये प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, अगर आप लोग को आंसर पता होगा भैया तो आप लोग कमेंट में करते जाइएगा। क्योंकि भूकंपों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो भूकंपों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका जो है सिस्मोग्राफ का आपका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, देखिए सिस्मोग्राफ वह यंत्र है जिसका उपयोग भूकंपों के उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का पता लगाने या उनका अभिलेखन करने तथा उनका मापन करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह सिस्मोग्राफ पर भूमि के कंपन की तीव्रता अवधि की प्रतिरूप से अभिलिप्त करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 10 मीटर या प्रति सेकेंड वेग से गतिमान है, तो उसका संवेग कितना होगा? उसका संवेग आपका कितना हो जाएगा? तो उसका संवेग आपका जो है सो हो जाएगा 150 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, इसको अगर पी बराबर कीजिए तो पी बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 15 किलोग्राम। याद रखिए 15 किलोग्राम, और गुना कर दीजिएगा, आपको गुना कर देना आपको कितना 10 मीटर प्रति सेकंड से, 10 मीटर प्रति सेकंड से, जैसे हो जाएगा 150 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 की ओर बताइएगा। देखिए, सरल लोलक आवर्तकाल और उनके गोले यानी बॉब के द्रव्यमान के साथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? सरल लोलक के आवर्तकाल का उनका गोले के द्रव्यमान के साथ संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन को बताना है। सही कथन को क्या करना है? बताना कि कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए एक में यह गोले बॉब द्रव्यमान को पूर्णतः स्वतंत्र होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, 2 में आपका यह गोले बॉब के द्रव्यमान पर आंशिक रूप से निर्भर करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर सॉरी 2 आपका भी गलत है। ध्यान रखिए, 2 आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइएगा, देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परावर्तन के नियमों को सही रूप से व्यक्त करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परावर्तन के नियमों को सही रूप से वर्णन करता है? तो सही रूप से वो आपका वर्णन कौन करता है? तो सही रूप से आपका वर्णन, देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका थोड़ा सा सोल्यूशन सुनेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, परावर्तन के नियमों को 2 भाग में विभाजित होते हैं। प्रथम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों कोणों का मापन आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब में किया जाता है, ना कि सतह से। ध्यान रखिएगा, ना कि सतह से। द्वितीय, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। बताइएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ललिया लिए हुए दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय श्वेत या पीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण देता है? बताइए। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भूलिएगा तो दिमाग से निकल जाएगा। देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय श्वेत या पीला दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण देता है? कौन सा नियम का इसका स्पष्टीकरण देता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में अधिक लंबा पथ तय करने के कारण नीले प्रकाश का परिकीर्ण हो जाता है। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो समुद्री समीर यानी सी ब्रिज घटना किसके कारण उत्पन्न होती है? तो समुद्री
समुद्री शमीर यानी कि सी ब्रिज किसके कारण उत्पन्न होती है, किसके कारण ये आपका उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा ये आपका देखिए स्थल और समुद्र के और समान उष्मन के कारण उत्पन्न सम्मान, याद रखिए उत्पन्न सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। ध्वनि तरंगे के संरक्षण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं जो कणों के कंपन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा भैया, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं। देखिए 8 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी आपका साइंस का क्वेश्चन आ रहा है, फिर आगे आपको चल के जीएस का क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक धनावेशित कण है जो किसी रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनावेशित कण है जो किसी रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, उत्सर्जित आपका किया जाता है। तो ये कहाँ उत्सर्जित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अल्फा किरण में किया जाता है, ध्यान रखिए। तो किसमें, अल्फा किरण में। देखिए अल्फा किरण दो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, देखिए अल्फा कण 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यह हीलियम के नाभिक के समान होता है और इसमें +2 का धनात्मक आवेश होता है। यह रेडियोधर्मिता उत्सर्जन के तीनों सामान्य प्रकारों में सबसे अधिक द्रव्यमान वाला तथा सर्वाधिक अवशोषित कण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर संचार कम्युनिकेशन किस सिद्धांत पर आधारित हैं, किस सिद्धांत पर आधारित हैं, याद रखिएगा। ये आपका देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये आपका आधारित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नाइट्रोलियम उर्वरक का रासायनिक संघटक क्या है, बताइए नाइट्रोलियम उर्वरक का रासायनिक अपघटन क्या है। सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा, इसमें से कौन सा आपका सही है, इसमें कोई भी आपका सही नहीं है, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बारूद यानी कि गन पाउडर निम्नलिखित में से किन किन से बना होता है। बारूद गन पाउडर निम्नलिखित में से किन किन से बना होता है, किन किन से आपका बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है सो देखिए सल्फर से बना होता है और चूर्णित चारकोल से बना होता है और पोटेशियम नाइट्रेट से बना होता है, याद रखिए। बारूद जो है आपका ये तीनों मिलाकर आपका बना होता है, याद रखिए। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग का घटक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के घटक है, धूम कोहरे का घटक कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिए। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 हो जाएगा ओजोन, 2 हो जाएगा पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट, उसके बाद हो जाएगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखें। 3 आपका नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर पहले मेरा मुँह से निकल गया था। 14 नंबर प्रश्न देखिए, मरी हुई मछली से निकलने वाली दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। मरी हुई मछली से निकलने वाली दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण ये होती है आपका, तो ये आपका देखिए अमीनो यौगिक के कारण में आपको ये दुर्गंध आती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग मोटर गाड़ियों के रेडिएटरों का प्रति हिमकारक यानी कि एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है, एंटीफ्रीज के रूप में आपका किया जाता है। तो एंटीफ्रीज के रूप में आपका मिथाइल अल्कोहल किया जाता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर 16 नंबर प्रश्न बताइए, अल्कोहल का क्वथनांक, ये अल्कोहल का क्वथनांक है या अल्कोहल का क्वथनांक आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका अल्कोहल का क्वथनांक आपका हो जाएगा कार्बन श्रृंखला में शाखाकरण बढ़ने के साथ घटता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। बताइएगा थर्मिक अभिक्रिया, थर्मिक रिएक्शन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है, किसे संदर्भित करती है। तो देखिए एल्युमिनियम
चूर्ण द्वारा किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन जिससे पिघली हुई धातु प्राप्त होती है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर एक दो क्वेश्चन आप लोग के लिए हम हर सेट में छोड़ते हैं, तो इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न बताइए। तो ये कथन 1 है, कारण आर है। कथन 1 में आपका क्या है, स्मार्टफोन और विद्युत वाहनों जैसे पोर्टेबल उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए पारंपरिक निकेल कैडमियम बैटरियों की तुलना में लिथियम आयन बैटरियों को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्या कथन 1 आपका सही हो जाएगा? क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कारण आर में लिथियम आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है और इनमें से सर्वाधिक मानव अपचयन विभव होता है जो असाधारण रूप से उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। है ना, ये कथन 1 सही है लेकिन आर आपका गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए मिलान करने वाला सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है आपका जल, देखिए यौगिकों का स्तंभ है, और सूची 2 में आपका जल अणु दिया हुआ है। चलिए मिलान कीजिए। देखिए कॉपर सल्फेट तो कितना जल का अणु कितना, तो कॉपर सल्फेट का आपका जल का अणु कितना हो जाएगा, चलिए बताइएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया कुछ क्वेश्चन है। देखिए आपका कॉपर सल्फेट में हो जाएगा आपका 5 अणु, याद रखिएगा। और जिस्पम में हो जाएगा आपका 2 अणु, याद रखिएगा। और फिटकरी में आपका कितना, फिटकरी में हो जाएगा आपका 12 जल अणु। और एप्लसवम में हो जाएगा आपका 7 अणु, याद रखिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं यानी ग्राम स्टेनिंग के पश्चात क्रिस्टल वायलेट रंजक को बनाए रखते हैं क्योंकि इसमें होता है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है एक मोटी, देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और थोड़ा सा हमसे कम पढ़ने में अगर दिक्कत हो जाए भी है तो प्लीज़ आपसे भाई समझ के आप हमको माफ़ कर दीजिएगा। गलती हर किसी से होता है, गलती मेरे से भी हो सकता है, पढ़ने में हो सकता है कहीं दिक्कत हो जाए, क्योंकि साइंस का ये सेट हम करवा रहे हैं। साइंस में बहुत उल्टा पुल्टा लिखा हुआ होता है, कभी कभी होता है मुँह में नहीं उलटता है। चलिए अगला 22 नंबर प्रश्न देखिए। युग्लिना अद्वितीय हैं क्योंकि, तो ये अग्लिना अद्वितीय हैं क्योंकि यह पादप तथा जंतु दोनों का लक्षण रखती है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म किसी जीव को उसके संबंधित समूह के साथ सही रूप से मिलाता है, सही रूप से आपका मिलाता है। तो सही रूप से आपका कौन मिलाता है, तो आपका देखिए मर्चेंटिया और या क्या मर्चेंटिया या मर्केंसिया ब्रायोफाइटा मिलाता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 24 के। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो चलिए बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो देखिए बैक्टस का फ्लाइकोलेड, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होती है। प्रकाश संश्लेषण में आपको कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन तथा अपशिजन दोनों आपका सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो निम्फ किसका प्रारंभिक अवस्था है, तो निम्फ किसका प्राथमिक अवस्था है, किसका प्राथमिक अवस्था, चलिए बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो है सो आपका हो जाएगा, देखिए तिलचट्टा का आपका जो सो क्या है, निम्फ किसका प्राथमिक अवस्था है, तो तिलचट्टा का आपका प्राथमिक अवस्था है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न देखिए है मिलान करने वाला। चलिए इसको मिलान करते हैं। बताइए सूची 1 सूची 2 से हम लोग को मिलान करना है। बताइए उत्परिवर्तन का सिद्धांत, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका हो जाएगा बिडल एवं टेटम। कहाँ है बिडल एवं टेटम, तो आपका एक में हो जाएगा। देखिए विकासवाद का सिद्धांत आपका हो जाएगा जैव एवं मोनोडिस में हो जाएगा। देखिए जीन एक एंजाइम परिकल्पना, इसका हो जाएगा आपका डार्विन, याद रखिएगा। ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन का संकल्पना, ये आपका हो जाएगा डी ब्रिज, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ए बी सी। देखिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, देखिए हमसे गलती हो गया है, ये आपका ये नहीं होगा। देखिए आंसर आपका कैसे होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सॉरी माफ़ हो गया।
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा हमसे गलती गलती हो गई। देखिए अभी हमको दिमाग लगा कि अरे हम तो आंसर में क्वेश्चन में बता दिए आप लोग को। ये देखिए यह उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 4 में, याद है कि 4 में हो जाएगा डी ब्रिज में। विकासवाद का सिद्धांत आपका हो जाएगा 3 में, डार्विन में हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना ये आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 में, बीडल टेडम हो जाएगा। ऑपरेशन संकल्पना ये आपका हो जाएगा जैकब एवं मेथड, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। वो क्वेश्चन और ऊपर में इसे हम मिलान करवाते हैं। चलिए देखिए वो यहाँ पे है, चलिए इसको मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका जो है, क्या आपका सही मिलान है, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। क्या ये आपका सही मिलान है, तो आप लोग बताइएगा जी भैया इसका आपका सही मिलान है। ये हो जाएगा ए में, बी हो जाएगा बी में, 3 हो जाएगा सी में, 4 हो जाएगा डी में। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नहीं, हमको लगा था कि कहीं ये भी तो गलत में मिलान नहीं हो गया था। चलिए बाकी सब सही है। 28 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय 4 कक्षों में होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय 4 कक्षों में होता है, किसका कोई 4 कक्षों में होता है, तो आप लोग को पता होगा भैया। चलिए इतना इजी क्वेश्चन भी आप लोग को अभी तक नहीं आया होगा, तो ये आपका हो जाता है मगरमच्छ का। ध्यान रखिए किसका हो जाता है, तो मगरमच्छ का आपका जो है 4 हृदय का कक्ष वाला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो मानव शरीर में इंसुलिन किसके उपचयन को नियंत्रित करता है, मानव शरीर में इंसुलिन किसके उपचयन को नियंत्रित करता है, किसके उपचयन को नियंत्रित करता है, तो ये आपका करता है, ध्यान में रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 30 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे ना, तब आप लोग आंसर बताइएगा। ईजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आप लोग तो उसका आंसर फटाक से बताइए देते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए, भारी जल यानी हैवी वाटर तथा कठोर जल यानी कि हार्ड वाटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा। देखिए इसमें से कोई भी आपका कथन सही नहीं है, याद रखिए, कोई भी कथन सही नहीं है। इसको हम पढ़ लिया, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। देखिए एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। उपयुक्त में से कितने सही हैं, ध्यान रखिए। देखिए एक में एंजाइम अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं, क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा, तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सत्य है। कथन 2 में आपका है एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उपभोगित हो जाते हैं, क्या जो है उपभोगित हो जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही नहीं है। 3 में एंजाइमों की सक्रियता तापमान और पीएच मान पर निर्भर करती है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 यानी कि 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतृप्त और असंतृप्त वसीय अम्लों के बीच सही भेद स्पष्ट करते हैं। वीडियो को 1.15x पर देखिएगा भैया, क्योंकि क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा पढ़ने में अगर उसमें दिक्कत आ जाता है तो थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए बताइए कौन सा कथन आपका सही है। देखिए एक में असंतृप्त वसीय अम्लों में उनके कारण परमाणुओं के बीच एक या अधिक द्विबंध होते हैं, क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका क्या सही है, तो कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कथन एक आपका बिल्कुल सही। कथन 2 में संतृप्त वसीय अम्लों में उनके कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होते हैं, जो कि कथन 2 भी आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 भी आपको बिल्कुल सही है। कथन 3 में असंतृप्त वसा जैसे जूतन का तेल और मछली का तेल सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। संतृप्त वसा जैसे मक्खन और घी सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं, ये भी कथन आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका तीनों कथन जो है आपको बिल्कुल सही है। क्या है, तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका 1 2 3 4 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको याद करना बेहद जरूरी है। कहते हैं मानव रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में मानव रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है, तो ये कथन 1 में प्लाज्मा कुल रक्त आयतन के आधे से अधिक भाग का निर्माण करती है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 देखिए आपका क्या है। कथन 2 में है लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है।
कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में है श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया में संकलन होती है। ये कथन तीन भी आपका जो है बिल्कुल सही नहीं है। ध्यान रखिए कथन तीन आपका सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 को। बताइए भारत में समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा भारत में समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन आपका सही है? एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। क्योंकि एक में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों को लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? कथन एक आपका जो है बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल आपका सही है। कथन दो में आपका समान नागरिक संहिता का उद्देश्य वर्तमान में धार्मिक शस्त्रों और परंपराओं द्वारा संचालित व्यक्तिगत कानूनों को सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रतिस्थापित करना है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। देखिए यूसीसी को लागू करने के बाद विवाह, तलाक और अधिकार, दत्तक ग्रहण के और उत्तराधिकार संबंधी कानून को एकीकृत किया जाएगा और इन्हें सभी समुदायों के में समान बना दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर का जो 4 आपका गलत है, तो आपका 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 को। भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में आपका CAG का स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। यह केंद्र एवं राज्यों सरकार के खातों का लेखा परीक्षण करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि बिल्कुल आपका कथन एक आपका सही हो जाएगा। कथन दो में CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उन्हें हटाया भी राष्ट्रपति द्वारा ही उनके आधारों पर और प्रक्रिया से किया जा सकता है। इस प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 3 में CAG की मुख्यतः महालेखा परीक्षक और नियंत्रक भूमिका नहीं निभाता है, अर्थात वह व्यय हो जाने के बाद उनका ऑडिट करता है। ऑडिट करता क्या? कथन 3 आपका सही हो जाएगा। तो कथन 3 भी आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 4 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 37 की ओर। कहते राज्यसभा के सभापति या चेयरमैन और उपसभापति या डिप्टी चेयरमैन दोनों के पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता आपका कौन करता है? याद रखिए राज्यसभा की अध्यक्षता आपका जो है सो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति करता है। याद में रखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की। बताइए डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में नीतियों को डेनोरो डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है, क्योंकि यह काफ़ी हद तक 200 वर्ष पुराने मोनरो डॉक्ट्रिन का प्रतिबंधित करती है। मोनरो सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो ये आपका किससे संबंधित हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका देखिए बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करके पश्चिम गोलार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रधानता का प्रतिपादन ये आपका करती है। याद रखिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए प्रतिषेध का रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसके लिए जारी किया जाता है? किसके लिए जारी किया जाता है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है किसी निचली अदालत को किसी मामले की कार्रवाई रोकने से के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए किसी निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन सेट किए हैं ये इस बार कि भारत के न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए कथन एक में आपका है जो कि बिल्कुल गलत है। दो में ये सर्वोच्च न्यायालय को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने के अधिकार हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 3 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर।
तो निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है? तो निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है? उच्च न्यायालय को कौन सी शक्ति प्रदान की गई है? तो उच्च न्यायालय को आपको जो है सो अभिलेख न्यायालय की शक्ति आपको प्रदान की गई है, याद रखिएगा। बताइएगा, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? किस राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 72 के द्वारा आपको प्रदान की गई है। देखिए अनुच्छेद 72, देखिए अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, परिहार देने अथवा दंड को निलंबित या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 72, याद रखिएगा, अनुच्छेद 72। 43 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक एजेंट नदी मुंह या मुहाने पर डेल्टाओं का निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है? डेल्टाओं के लिए जिम्मेदार आपका कौन होता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, हाँ, बहता हुआ जल। बहता हुआ जल यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न बताइए, किसी प्रकार के ज्वालामुखी को सरल ढलान और तरल लावा होता है? बताइए, किसी प्रकार के ज्वालामुखी में तरल ढलान और तरल लावा प्रवाह होता है? तो आपका ये किस में होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिल्ड ज्वालामुखी। तो शिल्ड ज्वालामुखी कहाँ? शिल्ड ज्वालामुखी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 45 नंबर प्रश्न बताइएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों रासायनिक परिवर्तनों के बिना छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों रासायनिक परिवर्तन के बिना छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसे क्या कहते हैं? बताइएगा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका अपरक्षण कहलाता है। कौन सा कहता है? अपरक्षण कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, देखिए, शुद्ध शून्य या नेट जीरो उत्सर्जन का क्या अर्थ है? शुद्ध शून्य या नेट जीरो का उत्सर्जन का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, याद रखिए, उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्सर्जन को कार्बन हटाने के माध्यम से संतुलित किया जाए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। तो अमेजन नदी जल प्रवाह आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका सबसे बड़ा बेसिन किस देश में है? बताइए, इसका सबसे बड़ा बेसिन किस देश में है? तो ये आपका ब्राज़ील देश में। कौन सा देश में है? तो ब्राज़ील देश में है, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोम कम वर्षा और विवरण वनस्पति द्वारा चिन्हित होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम कम वर्षा और विरल वनस्पति द्वारा चिन्हित होता है? तो आपका मरुस्थल के द्वारा चिन्हित होता है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए। 49 नंबर पर देखिए, महासागरीय जल में लवणता वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये महासागरीय जल में लवणता के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन आपका सही होगा या फिर गलत होगा, ये आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए, कथन एक में आपका है, ध्यान रखिए, कथन एक में आपका है, देखिए, महासागरों में लवणता सामान्यतः यहाँ सबसे अधिक होती है जहाँ वाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होती है, जैसे कि उपोष्ण उच्च दाब पेटियाँ, याद रखिए। ये कथन एक आपका जो है बिल्कुल कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है, विषुवतीय क्षेत्रों में उच्च तापमान और वाष्पीकरण के बावजूद भारी वर्षा के कारण पृष्ठीय सतही लवणता उपोष्ण क्षेत्रों की तुलना में कम होती है। तो ये कथन दो भी आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन पे ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए, कथन तीन पे आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कथन तीन में बोल रहा है, ऊर्ध्वाधर रूप से जल का घनत्व में अंतर के कारण लवणता सामान्यतः संपूर्ण महासागरीय जल स्तंभ में सतह के नीचे और समान रूप से बढ़ती जाती है, जो कि कथन तीन भी आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन तीन आपका नहीं, बिल्कुल गलत है। कथन तीन आपका बिल्कुल गलत है। कथन चार में, जिन क्षेत्रों पर बड़े नदियों के जल प्रवाह का प्रभाव होता है, जैसे कि नदी मुख एस्चुरी, वहाँ पृष्ठीय या सतही लवणता कम होती है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका 1, 2 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न बताइएगा। 50 नंबर के खुशी के आंसर में आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका सिसिली है, याद रखिएगा। मिसिसिपी नदी, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदियों में से एक है, किस जल निकाय में जाकर गिरती है? किस जल निकाय में जाकर गिरती है? तो मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब। ये कथन एक है, कथन दो है।
कथन एक में आपका क्या बोल रहा है, उष्णकटिबंधीय 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण केवल वही अक्षांश है जहाँ सूर्य वर्षा के दौरान कभी कभी लंबवत स्थिर में आ सकता है। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? तो कथन एक जो है आपका क्या जो है, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में निम्न पृथ्वी की घूर्णन की धुरी क्रांतिवृत्त तल के बीच का कोण को लगभग 66.5 होता है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए कथन एक और दो आपको दोनों सही है, और कथन एक की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री गर्त या खाई विश्व की सबसे गहरी खाई है? बताइए, विश्व की समुद्री की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो सबसे गहरी खाई जो है आपका हो जाएगा तो मेरियाना ट्रंच हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेरियाना ट्रंच हो जाएगा, याद रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए 54 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, पश्चिमी तिब्बत में गैलास पर्वत के निकट उद्मित होने वाली तथा नदियों का एवरेस्ट के रूप में संदर्भित यह नदी तिब्बत पठार से लगभग 3000 किलोमीटर तक प्रभावित होती है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्थलीय घाटी का निर्माण करती है, जो एरिजोना स्थित ग्रैंड कैन्यन में तनी गुना के अधिक गहरी है। यह नदी है, तो यह नदी है, तो यह नदी आपका हो जाएगा, याद रखिएगा आपका, क्योंकि यालुंग तंसा गप्पू है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक बार आप लोग फिर देख लीजिएगा। देखिए ये गलती हो रहा है, हमसे मानते हैं कि गलती हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन है वो ऐसा लिखा जाता है ना, सुबह से 3 सेट बना चुके हैं। आदमी होता है क्या कि आदमी एक सेट बनाते उसका हालत ख़राब हो जाता है, लेकिन आप 3 सेट अभी सुबह से बना चुके हैं, ये आपका चौथा सेट में लगे हुए हैं। ये कथन एक है, कथन दो है। कथन एक में मानसून के सक्रिय चरण के दौरान सामान्यतः आकाशीय बिजली लाइटनिंग नहीं गिरती है। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? बताइएगा, क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल, कथन एक आपका बिल्कुल सही है या फिर गलत है? बताइएगा। कथन एक आपका बिल्कुल गलत है, कथन दो गलत है, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में सक्रिय चरण के दौरान मानसूनी बादल मुख्यतः संवहनात्मक प्रक्रिया होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऊपर देखते हैं। देखिए ए सही है, लेकिन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। मृदा निम्नलिखित में से पोषक तत्वों का विचार करें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मृदा में निम्नलिखित पोषक तत्वों पर विचार कीजिए, पोषक तत्वों पर विचार कीजिए, और उपयुक्त में से कितने सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो कितने रूप में आपका वर्गीकृत किए जाते हैं? तो केवल 3 में किया जाता है। केवल 3 में आपको कौन कौन सा किए जाते हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही उत्तर हम इतना बताते हैं केवल 3 होगा, लेकिन केवल 3 आपका 5 में से कौन होगा, ये आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। मृदा है उपयुक्त फसल है, इसमें उपयुक्त में से कौन सा ही सुमिलित है? तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमिलित है? याद रखिएगा, इसमें से कौन सा सही सुमिलित है? देखिए, एक में काली मृदा कपास, तो ये तो आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। दूध में जोड़न मृदा गेहूँ बिल्कुल सही सुमिलित है। लेटेराइट मृदा काजू बिल्कुल सही सुमिलित है। लाल मृदा मूंगफली बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। ध्यान रखिए, चारों आपका जो है बिल्कुल सही सुमिलित है, याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक 9वीं सदी में भारत में जनजातीय विद्रोहों के मुख्यतः रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक 19वीं सदी में भारत में जनजातीय विद्रोहों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? मुख्य रूप से आपका उत्तरदायी कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका जो है कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर देखिए, ब्रिटिश वन और भूमि नीतियों के माध्यम से जनजातीय भूमि में बेदखली। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में कि भारी कराधान और महाजनों द्वारा शोषण की शुरुआत, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी 3 गलत है, 4 गलत है, याद रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मेल मिलान गलत है? 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मेल या मिलान गलत है? बताइए कौन सा मिलान गलत है? देखिए, बरेली यानी सर कॉलिन कैंपबेल, ये तो बिल्कुल सही है। ग्वालियर जॉन निकोलसन बिल्कुल आपका गलत है। बनारस कर्नस जेम्स नील बिल्कुल सही समझ। बिहार विलियम टेलर बिल्कुल सही है, याद रखिए। इसमें बोला कौन सा आपका मिलान गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मिलान गलत है, याद रखिएगा। बी जो आपका मिलान बिल्कुल
गलत है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, देखिए ग्वालियर में आपका ताप्या टोपे हो जाएगा, यहाँ काट दीजिएगा, यहाँ ताप्या टोपे हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 के, कुशल, देखिए कुशल, अकमर्यादता, चतुराईपूर्ण, निष्क्रियता की निम्नलिखित नीति और गणमक या गणमक के संधि किससे संबंधित लग रहा है कि संस्कृत लिखा हुआ है, ऐसा आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्ल अफगान हो जाएगा, अंग्ल अफगान हो जाएगा, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुशल, अकमर्यादता या चतुर्नायपूर्ण या निष्क्रियता की नीति और गणमक या गणमक की संधि किससे संबंधित है? अफगान, अंग्ल अफगान से आपका संबंधित है। अगला प्रश्न 61वां प्रश्न बताइए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन जिसे रेड शॉर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत आपका किसने की थी? तो आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत जो है सो आपका कौन के थे? इसकी शुरुआत आपका अब्दुल गफ्फार खान की था, अब्दुल गफ्फार खान के थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 में कहाँ हुई थी? रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में कहाँ हुई थी? तो 1858 में जो आपका इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1858 में इलाहाबाद में हुई थी। 63 नंबर प्रश्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के असत्य महत्वपूर्ण पहलू था? तो निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था? बताइए, असत्य बार बार पढ़ते रहता है तो असत्य दिमाग में आ जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था, बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा किसान असंतोष का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना। याद रखिएगा किससे हो जाएगा? देखिए किसान असंतोष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 64 नंबर प्रश्न बताइएगा, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में इसने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसने कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जो कि बिल्कुल आपका कथन 2 भी सही है। कथन 3 आपका जो है बिल्कुल गलत है, याद रखिए। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। किसके बारे में? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। मतलब भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिए। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। ये कथन 1 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले प्रति यूरोपीय पुर्तगाली थे, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले स्थापित हुई थी, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। 3 आपको बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 66 की ओर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि को स्वीकार करने का प्रत्यक्ष परिमाण नहीं था? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि को स्वीकार करने का प्रत्यक्ष परिमाण नहीं था? प्रत्यक्ष परिमाण आपका कौन नहीं था? तो प्रत्यक्ष परिमाण आपका जो है सो ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली को अनिवार्य रूप से अपनाना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 67 नंबर प्रश्न मतलब लॉर्ड डफरिन के भारत गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी? लॉर्ड डफरिन के भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटी थी इनके शासनकाल में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता है प्रश्न नंबर 68 की ओर। तो भारत के 18वीं शताब्दी उत्तरार्धा के दौरान ब्रिटिश हस्तक्षेप नीति या नोट इंटरवेंशन पॉलिसी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त रूप से नीति को दर्शाती है? मतलब भारत के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान ब्रिटिश हस्तक्षेप की नीति इंटरवेंशन पॉलिसी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त रूप से इस नीति को दर्शाती है? इस नीति को आपको कौन दर्शाती है? तो इस नीति को आपको दर्शाती है, देखिए, भारतीय रियासतों का आंतरिक विवाद में हस्तक्षेप का परहेज करना, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 69 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। औपनिवेशिक भारत में जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह समझता है कि जनजातीय समुदाय
देखुओं से घृणा क्यों करते हैं? घृणा क्यों करते हैं? देखुओं से कोई घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कानून और शोषणकारी तरीकों से जनजातीय अर्थव्यवस्था के बाधित किया और भूमि को हड़प लिया। याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 70 की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1891 में मणिपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के नेतृत्व जो शाही उत्तराधिकार ब्रिटिश हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप भड़क उठा था? निम्नलिखित में से किसने 1891 में मणिपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया जो शाही उत्तराधिकार में ब्रिटिश हस्तक्षेप के परिणाम रूप से भड़क उठा था? परिणाम रूप से आपका भड़क उठा था। तो आपका जगह ध्यान में रखिए कौन सा आपका तिकेंद्रजीत सिंह आपका भड़क उठा था। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 71 की ओर। तो रुद्रदामन प्रथम जूनागढ़ अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कथन एक में आपका है यह संस्कृति में रचित प्रारंभिक विस्तृत राजकोषीय अभिलेख में से एक है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, माफ कीजिएगा। तो इसे ने सुदर्शन झील के निर्माण में उल्लेख किया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी इसने पश्चिम क्षत्रपों का एक शासक द्वारा जारी किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह लोलक निर्माण कार्यों तथा प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो कथन 2 आपका सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 72 के उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशोक के धम्म की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशोक के धम्म की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन आपका कौन करते हैं? तो ये आपका करते हैं एक नीति एवं आचार संहिता जो सामाजिक समरसता, अहिंसा और सही गुणता तथा जन कल्याण बल पर देती है। याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कैसा कैसा क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन आपका दिमाग हिल जाएगा आदमी का। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए, ये कितना आपका इजी क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपका पाटलिपुत्रा था। बिना ऑप्शन देखे बताना है कौन सा था, तो आपका पाटलिपुत्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते प्रश्न नंबर 74 की ओर। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, तो आपका देखिए गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म में मठीय संगठन और भ्रमणशील भिक्षुओं की अवधारणा को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बाकी ए सही है, बी सही है और डी सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये कथन एक है कारण आ रहा है। अगर यहाँ से जाइएगा भैया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो कुषाण शासकों ने बुद्ध की मानवकार प्रतिमाओं का निर्माण को प्रोत्साहित किया। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? कथन एक जो है आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में आपका है कुषाण काल में गंधार तथा मथुरा दोनों कला शैलियों में बुद्ध की अनेक मानवाधिकार प्रतिमाओं का निर्माण किया। जो ये कारण आर जो है आपको बिल्कुल सही है। कारण आर आपका बिल्कुल सही है, कारण आर आपको बिल्कुल सही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सत है, लेकिन आर आपका सत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम मानते भी वीडियो थोड़ा सा ये आपका क्वेश्चन हार्ड था, इसके कारण थोड़ा सा हमसे भी गलती पढ़ने में हुआ होगा, तो इसलिए हम पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा भैया अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।